ताव खाकर भाई ने सौतेले को पकड़ा और उसे बेतहाशा पीटने लगा। घबराकर सौतेले ने अपनी मां को पुकारा। सौतेली मां फौरन ऊपर चली आई। इसे छोड़ दे, वे चिल्लाई, नहीं तो अभी तेरे बाप को बुला लूंगी। वह तेरा गला काटकर तेरी लाश उसी टंकी में फेंक देगा। किस टंकी में? भाई सौतेले को छोड़कर सौतेली मां की ओर मुड़ लिया। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप कहानियों का आनंद ले रहे होंगे। तो कैसी लगी आपको हमारे पिछले हफ्ते की कहानी सॉरी मां? हमारी इस कहानी को खूब सराहा गया और ढेर सारे कमेंट्स मिले। आप सभी सुनने वालों को हमारा धन्यवाद। मैं खास धन्यवाद करना चाहूंगा भाविका जी का, जिन्होंने हमारे बाय मी अ कॉफी पेज से हमें सपोर्ट किया और हौसला बढ़ाया। अपने योगदान के साथ भाविका जी लिखती हैं, You are doing an amazing and fabulous job, Piyush ji. Your narrations of all the Munshi Premchand stories were my favorite and always used to take me on a childhood trip. Thank you for doing such a commendable job with your soothing yet strong voice. More power to you and team. Thank you, भाविका जी। तो दोस्तों, इसी तरह आप भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं अपने छोटे से योगदान से, और हम वादा करते हैं कि खूबसूरत कहानियों का ये सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा। सपोर्ट करने के लिए piyushagarwal.com पर सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें। आज की जो कहानी है वो कई मायनों में हमें बहुत सी चीजें सोचने पर मजबूर कर देगी। आज की कहानी है दीपक शर्मा जी द्वारा लिखी चमड़े का अहाता। इनकी एक कहानी चंपा का मोबाइल हम पहले एपिसोड 19 में पढ़ चुके हैं। अभी हाल ही में दीपक शर्मा जी का 21वां कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसका नाम है पिछली घास। जानते हैं दोस्तों, दीपक शर्मा जी के लेखन की खासियत क्या है? वो बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी कहानी लिख जाती हैं। आज की कहानी चुनने का भी हमारा यही कारण है। कहानी छोटी जरूर है, लेकिन एक प्रभावपूर्ण अनूठी रचना है। कहानी शुरू करने से पहले याद दिला दूं कि अनकही कहानियां प्रतियोगिता में अपनी कहानियां सबमिट कीजिए। हमें आपके एंट्रीज का इंतजार है। जिन्होंने कहानी भेज दी है उनका धन्यवाद। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर। चमड़े का अहाता, दीपक शर्मा। शहर की सबसे पुरानी हाइड मार्केट हमारी थी। हमारा अहाता बहुत बड़ा था। हम चमड़े का व्यापार करते थे। मरे हुए जानवरों की खालें हम खरीदते और उन्हें चमड़ा बनाकर बेचते। हमारा काम अच्छा चलता था। हमारी ड्योढ़ी में दिन भर ठेले व छकड़ों की आवाजाही लगी रहती। कई बार एक ही समय पर एक तरफ यदि कुछ ठेले हमारे गोदाम में धूल सनी खालों की लदानें उतार रहे होते, तो उसी समय दूसरी तरफ तैयार परतदार चमड़ा एक साथ छकड़ों में दबवाया जा रहा होता। ड्योढ़ी के ऐन ऊपर हमारा 2 मंजिला मकान था। मकान की सीढ़ियां सड़क पर उतरती थी और ड्योढ़ी व अहाते में घर की औरतों व बच्चों का कदम रखना लगभग वर्जित था। हमारे पिता की 2 पत्नियां रही। भाई और मैं पिता की पहली पत्नी से थे। हमारी मां की मृत्यु के बाद ही पिता ने दूसरी शादी की थी। सौतेली मां ने 3 बच्चे जने, परंतु उनमें से एक लड़के को छोड़कर कोई भी संतान जीवित न बच सकी। मेरा वह सौतेला भाई अपनी मां की आंखों का तारा था। वे उसे प्रगाढ़ प्रेम करती थी। मुझसे भी उनका व्यवहार ठीक ठाक ही था, पर मेरा भाई उनको फूटी आंख न सुहाता। भाई शुरू से ही झगड़ालू तबीयत का रहा। उसे कलह व टकरार बहुत प्रिय थी। हम बच्चों के साथ तो वह तू मैं करता ही, पिता से भी बात बात पर तुनकता और हुज्जत करता। फिर भी पिता उसे कुछ न कहते। मैं अथवा सौतेला स्कूल न जाते या स्कूल का पढ़ाई के लिए न बैठते या रात में पिता के पैर न दबाते तो पिता से खूब घुड़की खाने को मिलती। मगर भाई कई कई दिन स्कूल से गायब रहता और पिता फिर भी भाई को देखते ही
अपनी जुबान पर तालू के साथ चिपका लेता। रहस्य हम पर अचानक ही खुला। भाई ने उन दिनों कबूतर पाल रखे थे। 7वीं जमात में वह 2 बार फेल हो चुका था और उस साल इम्तिहान देने का कोई इरादा न रखता था। कबूतर छत पर रहते थे। अहाते में खालों के खामिर व मांस के नुचे टुकड़ों की वजह से हमारी छत पर चीले व कौवे अक्सर मंडराया करते। भाई के कबूतर इसलिए बक्से में रहते थे। बक्सा बहुत बड़ा था। उसके एक सिरे पर अलग अलग खानों में कबूतर सोते और बक्से के बाकी पसार में वे उड़ान भरते, दाना चुगते, पानी पीते और एक दूसरे के संग गुटरगू करते। भाई सुबह उठते ही अपनी कॉपी के साथ कबूतरों के पास जा पहुंचता। कॉपी में कबूतरों के नाम, मियाद और अंडों व बच्चों का लेखा जोखा रहता। सौतेला और मैं अक्सर छत पर भाई के पीछे पीछे आ जाते। कबूतरों के लिए पानी लगाना हमारे जिम्मे रहता। बिना कुछ बोले भाई कबूतरों वाली खाली बाल्टी हमारे हाथ में थमा देते और हम नीचे हैंडपंप की ओर लपक लेते। 1950 वाले उस दशक में जब हम छोटे रहे तो घर में पानी हैंडपंप से ही लिया जाता था। गर्मी के उन दिनों में कबूतरों वाली बाल्टी ठंडे पानी से भरने के लिए सौतेला और मैं बारी बारी से पहले दूसरी 2 बाल्टियां भरते और उसके बाद ही कबूतरों का पानी छत पर लेकर जाते। आज क्या लिखा? बाल्टी पकड़ाते समय भाई को टोहते। कुछ नहीं। भाई अक्सर हमें टाल देता और हम मन मसोस कर कबूतरों को दूर से अपलक निहारते रहते। उस दिन हमारे हाथ बाल्टी लेते समय भाई ने बात खुद छेड़ी। आज ये बड़ी कबूतर बीमार है। देखें, सौतेला और मैं खुशी से उछल पड़े। ध्यान से भाई ने बीमार कबूतरी मेरे हाथ में दे दी। सौतेले की नजर एक हट्टे कट्टे कबूतर पर जा टिकी। क्या मैं इसे हाथ में ले लूं? सौतेले ने भाई से विनती की। यह बहुत चंचल है, हाथ से निकलकर कभी बेकाबू हो सकता है। मैं बहुत ध्यान से पकड़ूंगा। भाई का डर सही साबित हुआ। सौतेले ने उसे अभी अपने हाथ में दबोचा ही था कि वह छूटकर मुंडेर पर जा बैठा। भाई उसके पीछे दौड़ा। खतरे से बेखबर कबूतर भाई को चिढ़ाता हुआ एक मुंडेर से दूसरी मुंडेर पर विचरने लगा। तभी एक विशालकाय चील ने कबूतर पर झपटने का प्रयास किया। कबूतर फुर्तीला था, पूरी शक्ति लगाकर फरार हो गया। चील ने तेजी से कबूतर का अनुगमन किया। भाई ने बढ़कर पत्थर से चील पर भरपूर वार किया, लेकिन जरा देर फड़फड़ाकर चील ने अपनी गति त्वरित कर ली। देखते देखते कबूतर और चील हमारी आंखों से ओझल हो गए। ताव खाकर भाई ने सौतेले को पकड़ा और उसे बेतहाशा पीटने लगा। घबराकर सौतेले ने अपनी मां को पुकारा। सौतेली मां फौरन ऊपर चली आई। सौतेले की दुर्दशा उनसे देखी न गई। इसे छोड़ दे, वे चिल्लाई, नहीं तो अभी तेरे बाप को बुला लूंगी। वह तेरा गला काटकर तेरी लाश उसी टंकी में फेंक देगा। किस टंकी में? भाई सौतेले को छोड़कर सौतेली मां की ओर मुड़ लिया। मैं क्या जानूं किस टंकी में? हमारे अहाते के दालान के अंतिम छोर पर पानी की 2 बड़ी टंकियां थी। एक टंकी में नई आई खाले नमक, नौसागर व गंधक मिले पानी में हफ्तों फूलने के लिए छोड़ दी जाती थी और दूसरी टंकी में खमीर उठी खालों को खुरचने से पहले धोया जाता था। बोलो बोलो, भाई ने ठहाका लगाया। हाँ, तुम चुप क्यों हो गई? चल उठ। सौतेली मां ने सौतेले को अपनी बाहों में समेट लिया। मैं सब जानता हूं। भाई फिर हंसा। पर मैं किसी से नहीं डरता। मैंने एक बाघनी का दूध पिया है, किसी चमगीदड़ी का नहीं। तुमने चमगीदड़ी किसे कहा? सौतेली मां फिर भड़की। चमगीदड़ी को चमगीदड़ी कहा है। तुम्हारी एक नहीं 2 बेटियां टंकी में फेंकी गई, पर तुम्हारी रंगत एक बार नहीं बदली। मेरी बाघनी मां ने जान दे दी, मगर जीते जी किसी को अपनी बेटी का गला घोटने नहीं दिया। तू भी मेरे साथ नीचे चल। खिसियाकर सौतेली मां ने मेरी ओर देखा। आज मैंने नाश्ते में तुम लोगों के लिए जलेबी मंगवाई है। जलेबी मुझे बहुत पसंद थी। तुम जाओ। सौतेले ने अपने आप को अपनी मां की गलबाही से छुड़ा लिया। हम लोग बाद में आएंगे। ठीक है। सौतेली मां ठहरी नहीं, नीचे उतरते हुए कह गई, जल्दी आ जाना, जलेबी ठंडा हो रही है। लड़कियों को टंकी में क्यों फेंका गया? मैं भाई के नजदीक
बहुत नजदीक जा खड़ा हुआ, क्योंकि वे लड़कियां थी। लड़की होना क्या खराब बात है? सौतेले ने पूछा। पिताजी सोचते हैं लड़कियों की जिम्मेदारी निभाने में मुश्किल आती है। कैसी मुश्किल? पैसों की मुश्किल। उनकी शादी में बहुत खर्चा करना पड़ता है। पर हमारे पास तो बहुत पैसा है, मैंने कहा। पैसा है तभी तो उसे बचाना जरूरी है। भाई हंसा। मां कैसे मरी? मैंने पूछा। मां के बारे में मैं कुछ न जानता था। घर में उनकी कोई तस्वीर भी न थी। छोटी लड़की को लेकर पिताजी ने उससे खूब छीना झपटी की। उन्हें बहुत मारा पीटा, पर वे बहुत बहादुर थी। पूरा जोर लगाकर उन्होंने पिताजी का मुकाबला किया, पर पिताजी में ज्यादा जोर था। उन्होंने जबरदस्ती मां के मुंह में मां का दुपट्टा ठूस दिया और मां मर गई। तुमने उन्हें छुड़ाया नहीं? मैंने बहुत कोशिश की थी। पिताजी की बाह पर, पीठ पर कई चिकोटी भरी, उनकी टांग पर चढ़ के उन्हें दांतों से काटा भी, पर एक जबरदस्त घूंसा उन्होंने मेरे मुंह पर ऐसा मारा कि मेरे दांत नहीं बैठ गए। पिताजी को पुलिस ने नहीं पकड़ा? नहीं, पुलिस को किसी ने बुलाया ही नहीं। वे कैसी थीं? मुझे जिज्ञासा हुई। उन्हें मनके का बहुत शौक था। मनके पिरोकर उन्होंने कई मूर्तें बनाई। बाजार से उनकी पसंद के मनके मैं ही उन्हें लाकर देता था। उन्हें पंछी बहुत अच्छे लगते थे? सौतेले ने पूछा। सभी मूर्तों में पंछी ही पंछी है। घर की लगभग सभी दीवारों पर मूर्तें रही। हां, कई मोर, कई तोतों में अक्ल भी होती है और वफादारी भी। कबूतरों की कहानी उन्हें बहुत आती थी। मैं वे कहानियां सुनूंगा, मैंने कहा। मैं भी, सौतेले ने कहा। पर उन्हें चमड़े से कड़ा बैर था। दिन में वे सैकड़ों बार थूकती और कहती, इस मुए चमड़े की सड़ास तो मेरे कलेजे में आ घुसी है, तभी तो मेरा कलेजा हर वक्त सड़ता रहता है। मुझे भी चमड़ा अच्छा नहीं लगता, सौतेले ने कहा। बड़ा होकर मैं अहाता छोड़ दूंगा, भाई मुस्कुराया। दूर किसी दूसरे शहर में चला जाऊंगा, वहां जाकर मनकों का कारखाना लगाऊंगा। उस दिन जलेबी हम तीनों में से किसी ने न खाई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? बहुत ही कम शब्दों में दीपक जी ने अपनी धारीदार लेखन से आपको सिर्फ चमड़े के अहाते में लोगों के जीवन और चरित्र का एक नजारा नहीं दिखाया, बल्कि साथ ही उनके अंदर छुपे हिंसा करने की प्रवृत्ति को उजागर किया। ऐसे माहौल से जहां कन्या शिशुओं की हत्या करना रिवायत है, एक सरल और आम घटना है, रूबरू होने से आपका दिल बैठ गया होगा। यह सीधी सादी लगने वाली कहानी अपने अंदर कई राज छुपाए है और दीपक शर्मा जी के पैने लेखन शैली का एक पुख्ता प्रमाण है। तो क्या आप जान पाए उन मनकों का राज या फिर चमड़े की सड़ास को? कि शब्द में क्या भाव छुपे हैं? दीपक जी का कहना है कि कहानियां अपना कहा सुना खुद बोलती है। तो आपको क्या लगता है, इस कहानी ने आपसे क्या बोला? आप चाहे तो कहानी दोबारा सुन सकते हैं, लेकिन हमें जरूर लिख भेजिए hello@piyushagarwal.com पर। आपके जवाब सिर्फ हमारी हौसला अफजाई के लिए ही नहीं, बल्कि कई बार एक लेखक की मन की बात को आपके शब्दों में जानने के लिए भी होते हैं। तो इस बार हमें लिखना बिल्कुल न भूलिए। इसी नोट पर मैं आपसे विदा लेता हूं। अनकही कहानियां प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लीजिए और बाकियों को भी बताएं। अगर हमारी कहानियां आपके दिल को लुभा रही हो तो आप हमें भाविका जी की तरह सपोर्ट भी कर सकते हैं। और जानकारी के लिए piyushagarwal.com पर सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें। आप जिस भी ऐप पर यह पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हमें सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। हर शुक्रवार आप तक नई कहानियां लाने का श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।